अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदलिया को धमकी दी है कि बेंच कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा, अगर फैसला खिलाफ आता है तो डॉलर का रेट 500 हो जाएगा, जो फैसला करने जा रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। अच्छा, ये एक मुहावरा है मरियम, बड़ा मशहूर, चिराग बुझने से पहले भड़कता है। क्या कहा? चिराग बुझने से पहले भड़कता है। जानवर रुखसत होने से पहले फड़फड़ाता है। मुझे नहीं समझ आई ये पेशगोई है, धमकी है, या सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमले की तैयारी है। इस तरह का पैगाम कि हमारे हक में ना आए तो खिलाफ खड़े हो जाएं। पहली बात तो ये है कि एक बंदा जो 3 बार, मुल्क की बदकिस्मती है, लोगों की बदकिस्मती है, 3 बार वजीर आज़म रहने के बावजूद वो अदालत के खिलाफ जाए। अदालत, खुदा की कसम, कोई ग्रेस हो, कोई लीडरशिप हो, कोई विजन हो। सुकरात को वो अगवा करा के ले जाने के मूड में थे, उसने कहा नहीं, मुझे मरना कबूल है, मैं इस फैसले का एहतराम करूंगा चाहे गलत है। लेकिन वो सुकरात था, ये क्या है वो दुनिया जानती है। अच्छा, तो अब इनको ये बात मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही कि मौसम बदल चुका है। स्ट्रीट स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के पास है। और मियाँ साहब ये भूल रहे हैं, ये 1997 नहीं है, ना ये वो अदलिया है, ना ये वो वकला बरादरी है, और ना ही ये वो जनरेशन है जिसने इतने साल आपको ना हुलारे दिए हैं, चूटे लेंदे रहे। अच्छा, ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो फिर देखें ये कौन कहाँ खड़ा होता है। और अब तो आपको लोग एवन फील्ड में सैरी वगैरह कराने के लिए जगाने आते हैं, फिर घर के अंदर लोग तशरीफ ला के अफ्तारी भी कराएंगे। और मैं ये सुन रहा हूँ इधर उधर से कि वहाँ की बक से तंग आके नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड अपना लाडला बेच के कहीं और, वो तो खैर वहाँ इंग्लैंड का एक आध शहर खरीद सकते हैं छोटा मोटा। तो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, फिर देखते हैं कौन किसके साथ है और किसके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसकती है। कदम बढ़ाओ। पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, वक्त तब्दील हो चुका है। बहरहाल आप आगे चलो। वक्त तब्दील हो चुका है। हसन साहब, इमरान खान ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि नून लीग चीफ जस्टिस को धमका रही है, कौम जमहूरियत की खातिर सड़कों पर आने के लिए तैयार रहे। देखिए, मैं ये कौम पीटीआई, मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर ये सरवाइव कर गए, ये मार कुटाई ये वो, तो फिर ये बहुत लीथल हो जाएंगे। उसकी वजह है तशद्दुद, जबर, जुल्म एक ख़ास लेवल पे पहुंच के एडिक्शन बन जाता है। मैंने मिसाल भी दी है, ठीक है, 3rd डिग्री, उसके बाद बंदा नमनेस आ जाती है, सुन्न हो जाता है सारा कुछ। तो लोग तशद्दुद के जवाब में गालियां देते हैं और हंसते हैं। ये नौबत अगर आ गई है, मुझे इसके करीब लग रही है या पहुंच गई है, उसको तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो पीटीआई के लिए तो फैसला कौन मरहला है, तैयार हो जाए, और जिसमें हिम्मत हो वो तगड़ा हो जाए, क्योंकि मामला फैसला कौन मराहल में है। जैसे जिंदगी का आखिरी हिस्सा बहुत फैसला कौन होता है। मैं एक सूफी बहुत औलिया में शामिल हैं, मैं उनका नाम इस वक्त भूल नहीं रहा, अब मुझे श्योर नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। देखो, ये सुनना, बड़े गौर से बात सुनना। वो जब जिंदगी के वो 70s के मरहले में या मिड 60s के बाद जब वो दाखिल हुए, तो उन्होंने खाना पीना तर्क कर दिया। इबादत वो पहले ही बहुत करते थे, दिन रात शुरू हो गए। तो उनके जो चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले, तो उन्होंने कहा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब सुनो। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, तुमने देखा नहीं घोड़दौड़ में घोड़ा जब फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुंचता है तो वो जान तोड़ कोशिश करता है। तो मैं फिनिशिंग पॉइंट, यानी मेरी उम्र का बिल्कुल आखिरी फैसला कुन मरहला, मौत आने वाला है,
इसलिए मुझे अब और सूझता कुछ नहीं, मुझे खाना वाना और कुछ याद नहीं है अब दिन रात में। अच्छा, सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये जो अंदरूनी मामला है ये एक ऐसे मरहले में या दाखिल हो चुका है या होने वाला है जहाँ एक फैसला कुन मार्का होगा, वो फिर जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर पाकिस्तानी लोगों के मुकद्दर हारे हुए हैं, ये जीत जाएंगे। अगर उनके मुकद्दर उन पे रब को रहम आ गए तो फिर ये वाले जीत जाएंगे। बेशक, देखते हैं क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। सीनियर कानूनदान और सियासतदान बाबर अवान ने कहा है कि मरियम नवाज की औलादें, जायदादें, ईदें, शबरातें लंदन में होती हैं लेकिन खुद को दुख्तरे पाकिस्तान कहती हैं। यार, पहले तो मुझे एक और बात याद आई। जब ये बेचारे नए नए इनके पास पैसा पूसा आया, ओहदा आया, तो ये बेनज़ीर को का मजाक उड़ाया करते थे, घटिया, ये तो मेड इन इंग्लैंड है। ओ भाई, उसका तो बाप भी बाहर का पड़ा हुआ था। तुम्हारे तो ज़हनों में ये तस्वुर ही नहीं हो सकता था कि कोई बच्चे बाहर भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो वो कहते थे ये नवाज शरीफ, एक नहीं दो नहीं 20 बार, कि बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, हम मेड इन पाकिस्तान है। अब कोई एक्सपोजर मिला है, कोई पैसा शैसा बेतहाशा आ गया है, तो अब अपना नवाज साहब और ये वो बाहर पढ़ रहे हैं। ये इनका बैकग्राउंड है, माइंड सेट है। अच्छा, रह गए बाबर अवान साहब, तो इनको मैं याद दिलाता हूँ कि शेख रशीद ने भी जो किताब लिखी उसका नाम है फर्जंदे पाकिस्तान। अंदाज़ा लगाओ, वो तो खुद को मैं जो मर्जी कहना शुरू कर दूँ भाई। फर्जंदे पाकिस्तान कौन लिख रहा है? शेख रशीद। अब चलें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ। किताब लिखी, नाम लिखा, उन्वान रखा उसका, डॉटर ऑफ द ईस्ट, दुख्तर मशरिक। जो चाहो आप दुख्तर दुनिया भी रख लेती तो क्या किसी ने केस कर देना था? मौज है आपकी, जो मर्जी करो। सो वो फर्जंदे पाकिस्तान, ये डॉटर ऑफ द ईस्ट, दुख्तर मशरिक। अच्छा, इस बैकग्राउंड के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस कल्चर के साथ अगर बेचारी मरियम दुख्तर पाकिस्तान ये फीड किया गया होगा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, जब ये इस तरह के नारे लगाओ उधर तरह वो चमचे कड़चे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस बैकग्राउंड के साथ अगर मरियम नवाज खुद को दुख्तर पाकिस्तान, शेख रशीद फर्जंदे पाकिस्तान, क्या लगा ये बेटी हैं और वो बेटा है, बहन भाई हैं दोनों, सुभान अल्लाह। तो मुझे क्या एतराज़ है भाई, दुख्तर मशरिक कहें, दुख्तर कायनात कह दें तो मैं क्या कर लूँगा, ठीक है। लेकिन देखना ये है कि कुदरत क्या फ़ैसला करती है और खल्क़े खुदा किसको क्या कहती है और क्या समझती है। हसन साहब, अब एक नॉन पॉलिटिकल खबर शामिल करते हैं। इस हफ्ते इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक मुवाजना शाया हुआ है। 2021 में इंडिया के एक्सपोर्ट $678 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की $30 बिलियन रही है। वैसे ये मुवाजना बनता नहीं क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है और पाकिस्तान की 23 करोड़ है। पहली बात तो आपने ठीक की है, दूसरी बात ज़रा कमज़ोर है आपकी। और ये 30 बिलियन नहीं है, कल को कोई एतराज़ कर देगा, 30.1। लेट मी करेक्ट यू। अच्छा, तो बेसिकली ये मुवाजना है, ये इस मुल्क में वाहिद इशू और मौजू होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क की अशराफिया से लेके अवाम तक, दानिश्वरों से लेके फनकारों तक, कभी किसी के मुंह से आप ये जुमला नहीं सुनोगे। डूब मरने का मकाम है। अच्छा, ये जो बात आपने आबादी वाली की है उसका भी सुन लो, बनता नहीं है, ये फजूल बात है। मैं आगे आऊँगा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्यों फजूल है। इंडिया की आबादी देखो, अगर 140 करोड़ है, पाकिस्तान की है 23 करोड़, यानी इंडिया से 6 गुना कम। तो एक्सपोर्ट भी कर लो, 6 गुना कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बनती है $113 बिलियन। औकात क्या है? $30 बिलियन। क्यों? पाकिस्तानियों की टांगें कम हैं, आंखें कम हैं, मुहावरा तो हमने खड़ा हुआ है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो वजह क्या है? आबादी के हिसाब से भी इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज्यादा है। चलो
समझ लो, काम करने वाले हाथ ज्यादा है, सोचने वाले दिमाग ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जमहूरियत है, ये है वो है, सारी बकबक। आबादी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 113 बिलियन होनी चाहिए हमारी, है कितनी? सुभान अल्लाह, 30.1। क्या डूब मरो, एक दूसरे को थप्पड़ मार मार के मार दो। अच्छा, यानी आबादी की बुनियाद पे भी अगर हम फैसला करें तो 83 बिलियन कम। वजह सिर्फ एक, पॉलिसीज, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। ये किसने पैदा करना होता है? सियासतदानों ने। ये कौन है? टटपूंजी है, मुहिमजू, दिहाड़ीबाज। अच्छा, अब ये सारा कुछ भूल जाओ। जापानीज का ये याद रखना, ये लीडरशिप का विजडम होता है। कौम तबाह होती है, उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आबाद होती है तब भी, बर्बाद होती है तब भी। याद रखना, मैं जापानीज की बात कर रहा हूं। आबादी है आज उनकी सिर्फ 12.5 करोड़। दूसरी जंगे अजीम में खाक और खून में लुढ़के हुए लोग थे, लेकिन पता है क्या है? लीडर कौन था? शहनशाह ने कहा हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। सुभान अल्लाह। एक जुमले में जापानीज का मुस्तकबिल था। जिन्होंने एटम बम फेंके उनको कुत्ता करके रख दिया उन्होंने। तो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं 910 बिलियन डॉलर। सुना? ये 2021 के फिगर्स हैं। अब आबादी के बुनियाद पर मुआवजा कर लो तो किधर जाते हो आप लोग? क्या औकात है? अच्छा, यहां एक और बात अर्ज कर दूं, मुमकिन है कल को थोबड़ा उठा के क्या दे। वहां के भी कुछ जापानीज जो थे प्राइम मिनिस्टर्स, ये वो इंसान है, जाहिर है। वहां भी वो फाइनेंशियल जिसको कहते हैं, उनका भी हाइजीन को फरिश्तों वाला तो नहीं है। स्कैंडल्स आए हैं माली, लेकिन यहां टॉप टू टॉप चोर, एक से एक बढ़ के डकैत। सुमा ये नहीं कह रहा कि वहां फरिश्ते होते हैं, वहां भी चंद शैतान होते हैं, लेकिन चंद। ये जो है ना, आपने नुक्ता आके भी, इंडिया की 678 बिलियन, हमारी 30.1। कहां 678 और तुम पे खड़े हैं? क्या है ये? सही। कौन जिम्मेदार है इसका? और ये मुल्क भाई को बनाओ ना को कमीशन, लेकिन यहां तो कमीशन भी फ्रॉड ही है सारे। जो बताए कि पाकिस्तान को ये जो जवाल का सामना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसका कितना कितना हिस्सा है, उतनी बार ही उसको फांसी दो। यहां फैसला नहीं सुनाते हैं हम, ये पता नहीं ढोंगा क्या है, इसको 3 बार फांसी दे दो, इसको 4 बार दे दो। सिंबॉलिक बात है। बुलाओ बाहर से न्यूट्रल बंदे, और उनसे को पाकिस्तानी ना मिले। इन लोगों में से, इन ठगों का कोई नुमाइंदा उनको ना मिले, ये उनको भी खरीद लेंगे। उनको आराम से बिठाओ, जो आदादो शुमार वो मांगते हैं उनको दो, जो मालूमात वो चाहते हैं उनको दो। वो 3 महीनों में नतारा कर देंगे कि किस मरहले में क्या क्या वारदात हुई। किताबें लिखी हुई हैं, सबकी औकातें दर्ज हैं, खास तौर पे जिनके हाथ में ये मुल्क खेलता रहा फॉर मेनी ईयर्स। 2 ही थी। खैर मैं अपनी किताब दिखाऊं, बीबी बाबू और बेबस अवाम। अच्छा हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। पीडीएम की हुकूमत के 1 साल में महंगाई की शरह 40% से भी बढ़ गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि इलेक्शन हारने के डर से पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। जब महंगाई भी कंट्रोल नहीं करनी, इलेक्शन भी नहीं करवाने, तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखो बात सुनो, पहली बात तो ये है ना कि आप थोड़ी ज्यादती कर गए। वो ये कि पीडीएम बेचारी क्या है? पीडीएम बेसिकली 2 पार्टीज का, बाकी तो लंगड़े लूले एवी, मतलब हड्डियां बड्डियां डाल के इकट्ठे किए हुए हैं। उनका छोड़ो, उनकी क्या हैसियत है? तो प्रेशर ग्रुप्स हैं छोटे मोटे, और कोई छोटे मोटे भी नहीं है। एवी एक नंबर बनाने के लिए मनहूस अदद अल्लाह पाक ने इनको देना था, 13 हो गए। अच्छा, मनहूस तरीन हिंसा। पीडीएम की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत है बेसिकली नून लीग की, जिसमें बड़ा माकूल, बड़ा सोच समझ के, बड़ा इंटेलिजेंटली जरदारी साहब ने
अपने हिस्से का काम किया है, लेकिन हुकूमत नहीं। वो इलेक्शन के अल्तवा की भी मुखालफत कर रहे हैं। वो ज़हीन लोग हैं, सियासतदान हैं, जुगाड़ी ये नहीं है। अच्छा, ये 46% से भी बढ़ेगी। हुकूमत को चाहिए, बात सुनो, मैं तजवीज़ देता हूं और मुझसे कसम ले लो, मैं खुलूस से दिल से ये बात, मैं कन्विंस्ड हूं, इनको चाहिए इलेक्शन कराएं, अखलाकी फतह हासिल करें, चुपचाप इमरान को इक्तदार दे दें। क्या कह रहा हूं? ओए कुछ नहीं तुम्हारे पल्ले, एक अखलाकी तुम्हारी एज तुम्हें हासिल हो जाएगा। हमने कराया, और क्या क्या कराया। ये जो है ना अमी चपड़ा गुल्ले, लंबी लंबी जबानें, अब रिडिकुलस, स्टूपिड, हम यूं कर देंगे, सब सारी दुनिया जानती है बकवास है, हमें फजूल बातें बढ़ के मार रहे हैं। अच्छा, अखलाक की फतह होगी पहली, ये छोड़ें जी सारा, हम खुद फैसला करते हैं। अदलिया अपनी जगह पे, उनका एहतराम भी अपनी जगह, हम करते हैं, कराते हैं जी। चलो, होगा क्या? इमरान जीत जाएगा। और गौर से सुनो, अकल के अंदो, जीत जाएगा। क्या ज्यादा तोप चल जाएगी। कुछ देर के लिए तुम थोड़ा जबर बर्दाश्त कर लेना, फिर 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल 1.5 साल कर लो, मैं कहता हूं 2 साल कर लो। ये दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं मैं, नहीं हूं ना, मेरी अकल ही नहीं मानती। इनका ग्राफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, पीटीआई का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह, ये कौन सी तोप चला लेंगे? कोई नहीं, चूंकि इन्होंने पहले होमवर्क नहीं किया था पीटीआई वालों ने, इसलिए जलीलो खार हुए। इक़्तिदार निकले तो मैंने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में बात की थी, कुब्बेनुल्लाह तरास आ गई, ये शुरू में हुआ। तो ये क्या कर लेंगे? ना पहले होमवर्क था, अब तो खैर इनको मार धाड़ से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जितना इनके साथ तशद्दुद हो रहा है, नंगा चिट्टा सबूत है, और 100 FIR है, को गैरत करो। 100 तो सच्ची भी हो तो ना करो, लोग थूकेंगे, नफरत करेंगे तुमसे। सच्ची भी हो, यह सब बकवास। अच्छा, इमरान को जीतने दो, आने दो, साल जो तुम्हारे साथ होता है बर्दाश्त कर लेना। और वो नहीं होगा, वो नहीं होगा जिससे ये डरे हुए हैं। इमरान तेजी से सीखने वाला आदमी है, वो इस तरह का कोई हरकतें फजूल वो नहीं, लेकिन तैयारी नहीं है। और तैयारी हो भी तो इस मुल्क को अपने कदमों में खड़ा होते हुए वक्त लगेगा। ये तो बगैर तैयारी के आ रहे हैं। मैं कहता हूं चलो, मैं फिर मान लेता हूं, बेवकूफ आदमी हूं, फिर पहले भी जैसे मान गया था, मैं फिर मान लेता हूं जी को तैयारी होगी। तैयारी जितनी भी कर लो, तुम उल्टे भी लटक जाओ। इक्तिसादी हालत किसी मुल्क की, किसी कौम, कबीले, हत्ता के घर की, वो बतदरीज ज़वाल पजीर होती है और फिर बतदरीज ही संभलती है। बहुत अच्छी गवर्नेंस होगी तो स्पीड जरा बढ़ जाएगी, और कोई तोप नहीं। सो इलेक्शन कराओ, इमरान को इक़्तिदार में आने दो, और 1.5 साल इंतजार कर लो। शायद नहीं, मैं यकीन से कहता हूं तुम्हारा ग्राफ संभलना शुरू हो जाएगा, पीटीआई का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। वरना तुम देखो, और जितना इलेक्शन लटकाओगे उतना ही मुश्किल होगा। जिस औरत का शौहर, यहां नौबत यह भी आ सकती है, शौहर नून लीग को देगा ना वोट, औरत तलाक ले लेगी, बच्चे अब्बे को डिसोन कर देंगे। 46% ये फिर चल रहा है। लेकिन ये अकल की बात है, इसमें थोड़ी रस्टिक विजडम जिसे कहते हैं ना, दानिश, अकल की नहीं, ये जहानत की बात नहीं, ये दानिश की बात है। दलेरी दिखाओ, तुम्हारे पास वो सारे तो राणा सनाउल्लाह जैसे नहीं हो सकते, मिलते जुलते कुछ थोड़े से पैदा करके थोड़ा सा फेस कर लो। जितनी बहादुरी दलेरी से उसने किया था,
पैदा करो अपने अंदर, कारोबारी से लोग हो, कुछ चंद ज्याले डेफिनेटली तुम्हारे पास होंगे जो मार खाने के काबिल होंगे। 1.5 साल नहीं गुजारता, यह गुजर गया है ना अब तकरीबन 1 साल, 1.5 साल गुजार लो, इक़्तिदार का एक और राउंड इमरान, अब फिर देखो होता क्या है। लेकिन नहीं, मुझे पता है इनकी मत्तें मारी गई हैं, इनकी आंखों के आगे परतें चर्बी है, नहीं समझेंगे ये बात। अच्छा चलें आगे। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बाइकआउट हुआ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक। हसन साहब, इस्लामाबाद में फलों का बाइकआउट करने की मुहिम शुरू हो गई है, जगह जगह बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। देखो मरियम, बड़ी खूबसूरत बात है, मुबारक हो जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, उनको मुबारक हो। और अगर ये ज़रा जान पड़ जाए इसमें मज़ीद, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ज़रा हाथ खींच लें। देखो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, वो है अशराफिया से अवाम तक के लिए, डंडा पीर है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ था। देखो पहली बात तो ये है जो लोग ये कर रहे हैं वो काबिले एहतराम हैं। मुनाफा खोरों का, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, मुनाफा खोरी बुरी नहीं है, आई एम सॉरी, नाजायज़ मुनाफा, नाजायज़ मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का मुंह तोड़ने का एक ही तरीका है, इनको रोल के रख दो। हुकूमत तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हुकूमत है ही नहीं, इंतज़ामिया मुर्दा, बेज़मीर, रिश्वतखोर, हरामखोर, कामचोर, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अवाम अब अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और इस एक इशू पे हुजूर का वो हुक्म याद कर लो, इस एक इशू पे चलो, बाकी तुम कुछ नहीं करते ना। इधर कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, एक उज़्व को तकलीफ होगी पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। किसी की उंगली कट जाए जिस्म तो पूरा दर्द में चला जाएगा, ये दर्द महसूस करो। अफोर्ड कर भी सकते हो तो न करो। यहां इकट्ठे हो, मोहल्ले में एक बंदे के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, थाना बदमाशी करता है, थानेदार को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालो। 10 जगह ये वाकयात होंगे, मैं देखता हूं कैसे रहता है बाकी। अब नाउ इज द टाइम फॉर द पीपल टू हेल्प द पीपल, टू सपोर्ट देम, एक दूसरे को। अच्छा अभी रिसेंटली हम पहले जिंदा कौम केड़ी जिंदा यार, को जिंदगी का सबूत दो। अभी रिसेंटली ये हमारा ना इंग्लैंड में वो पैनी है एक अंडे के पीछे ठुडे मार मार के उन्होंने, ना सिर्फ वो पैनी कम हुई बल्कि शायद एक पैनी का उनको रिलीफ मिला। ये होती हैं जिंदा कौमें, एक दूसरे को सिर्फ एक मामले में यकजहती, फिरका भूल जाओ, तबका भूल जाओ, जात बरादरी भूल जाओ। और ये सोचो इनको नानी दादी पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा, और ये हर जगह करो। मैं कहता हूं थाना, आपको पता है मेरा मोहल्लेदार है, मैं हम सब इसको जानते हैं, थानेदार साहब होशकार, वरना तेरे लम्हा पालांगे। मैं देखता हूं कैसे होता है, कदम कदम पे ब्लैकमेल होते हैं, वे कान लपेट के गुजर जाते हैं। एक शेर है, मुझे शेर याद नहीं, उसका मफहूम सुन लो कि एक हादसा हुआ और उससे बड़ा हादसा यह हुआ कि उसको देख के रुका कोई नहीं। ओ भाई, तुम पे किसी ने रहम नहीं खाना पाकिस्तानियों, एक दूसरे पे रहम खाओ। देखो फिर एक तरीका यह भी है, एक तरफ पीटीआई ठीक हो गया, अच्छा है, ये पुराने जो खोचल किस्म के बैठे थे इनको तुमने सबक सिखा दिया, सिखा रहे हो, मजीद सिखाओ। दूसरी तरफ सिर्फ इतना कर लो, कोई किसी के लिए कुछ ना करे, सिर्फ इतना करे। देखो तमाशा क्या होता है, मर जाओगे। फल 2-4 फल ढंग के, बाकी में अभी पता नहीं शौकिया फनकारी होती है, मुझे तो 1-2-4 फलों के अलावा कोई फल भी पसंद नहीं है। एमी ना खाओ, कौन सी तोप है। और मिथ बनी हुई है हमारे यहां बहुत, गाजर यूं करती है, मूली यूं करती है, कख नहीं करती। जब तक उसको बड़ी क्वांटिटी में ना खाओ वो तुम खा नहीं सकते। गाजर का जो फायदा है वो 2 गाजरें खाने से नहीं है, या उसका कॉन्सेंट्रेट खाओ। मूली ये करती है, 2 मूलियां खाने से नहीं होगा। इस तरह फल ये करता है, सेब यूं है मुंह है, रिडिकुलस।
या तो फिर सेब इतने खाओ या उसका कॉन्सेंट्रेट खाओ। बच्चों को जब्त की आदत है, कोई बात नहीं बेटा, ये तुम ये कुर्बानी देना, ये कुर्बानी दे रहे हो बेटा अपने बाकी अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। हमारा जो महरूम तबका है वो उनके बच्चों ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको महंगा फल मिल रहा है, हम भी नहीं खरीदते। तुम देखो बच्चे के अंदर एक खूबसूरती पैदा होगी। लेकिन बार चलो आगे। बहुत खूबसूरत तजवीज़ हसन साहब, अब काश इस पर अमल दरामद भी हो। आगे बढ़ते हैं। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान के महीने में एक से ज़ायद उम्रा अदा करने पर पाबंदी लगा दी है। यार बहुत अच्छा किया है, बड़ी इस तरह की पाबंदियों की ज़रूरत है। मुतमव्वल लोग हर साल हज करते हैं, 2 हज 3 हज, 2 दूसरे पे अलहाज। मेरे वालिद कहा करते थे कि मैं ये जो हाजी साथ लिख लेते हैं हज करके, तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो नमाजी क्यों नहीं लिखता? क्या अच्छा अनगिनत उम्रे रमजान अल मुबारक में कोशिश होती है कि जाओ उम्रा, ओ खुदा का खौफ करो, तुम्हारे इर्द गिर्द उम्रे हैं, वो करो। बहुत खूबसूरत किया है, उनकी अपनी वजूहात होंगी करने की। हमारे यहाँ देखो ये एक आदत है, तर्क आदत ही असल इबादत है। और मैं आपको एक छोटी सी बात, मेरे सगे मामू थे मलक अजीज, डायरेक्टर इंडस्ट्री से, शादी उन्होंने नहीं की, अपनी किस्म के आदमी थे वो ही वॉज इन लव विद सम हिंदू गर्ल, वो पार्टीशन हो गई, ये हो गया वो हो गया वगैरह, उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। मुतमव्वल आदमी थे, तो रिटायरमेंट के बाद हर साल ही हज पे जाना शुरू कर दिया। वो तीसरी या चौथी बार जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि वो आप बस करो, मैंने कहा मामू आप बस करें, आपने क्या ये सिलसिला शुरू किया? कोई मासूम गरीब बच्चियों की कोई शादियाँ कराएं, कोई ढंग का काम करें। उन्होंने बहुत बुरी तरह मुझे झाड़ दिया, मैंने जाना बंद कर दिया। कोई वक्त गुजर गया, वो हज पे चले गए, वापस आए अगले साल, कोई 8-10 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया, तो आया नहीं। मैंने कहा जी मैंने यहाँ क्या करना है, पहले जो बेइज्जती करा ली है वो वही मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही। नहीं तू चक्कर लगा। मैं कहा जी अच्छा, वो चला गया। तो मुझे कहते क्या कहा था, मैंने रिपीट किया, कहते यार गल समझ आ गई, हूँ इस सिलसिले तो मेरी हेल्प कर। ये एक ऐसा चिड़चिड़ा सा वो थे, काफ़ी वसीले से आदमी, तो जिन्होंने पहले मेरी बेइज्जती की थी एक मामले में जी। चले भी गए हज में, वापस आ फिर पता नहीं क्या उनको ये बात कुछ और है। एक बधा मुझे पाकिस्तान मैंने कई बार कहा है, धोबी के कुत्ते वाला हाल है, मैं रहना नहीं चाहता, मैं छोड़ भी नहीं सकता। कोई जुर्म भी नहीं, कोई गुनाह, जो इर्द गिर्द बंदा देखता है तो इससे खुशी होगी या थोड़ा दुख कम होगा कि चलो यार हम भी इसमें हिस्सा डालते हैं। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता दिनों एक अंग्रेजी अखबार डेली टाइम्स की हेडलाइन छपी है, जजेस। इस पर आपका तबसरा चाहिए। ओ यार कुछ भी नहीं, ये सारे का सारा मुल्क की इसी तरह का हाल है। मैं एक सादा बात करता हूँ, बरसियां मनाते हैं, भागे दौड़े जाते हैं, ये फलाना है, चादरें चढ़ाते हैं, सलूट मारते हैं। वहां कायदे आज़म की एक बात नहीं मानी। कायदे आज़म का बड़ा मशहूर है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। इस मुल्क में ना यूनिटी है, फेथ का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसका कोई फेथ होगा वो हराम खाएगा और रिश्वत लेगा। यहाँ मैं आज ही पढ़ रहा था, वो हज पे जाने के लिए या पता नहीं क्या जो भी होता है उसके लिए रिश्वत, कि जी वो इस बार नहीं ली गई। आज के अखबारों में है। यूनिटी का नहीं माना क्या, उलट गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, फेथ कोई नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज स्कूलों से लेके सड़कों तक। हमारा स्कूल था वो जरा बेहतर स्कूल था, स्काउट्स खड़े होते थे, टीचर्स इंटरफेयर नहीं करते थे, मॉनिटर करते थे तरीके से निकलो, ऐसे नहीं जैसे जानवरों के बाड़े का दरवाजा खुल गया। खूबसूरती से हम डिप्लॉय किया जाता था 8 बाजारों में, लालपुर के यूनिफॉर्म्स पहनी हुई, ट्रैफिक को हम 7वीं 8वीं के बच्चे हम लोग चलाते थे और लोग कोऑपरेट करते थे। अंकल नहीं गलत जगह है, सॉरी बेटा। लालपुर जैसे शहर है क्या, सारा कुछ तो उजाड़ दिया। अभी ये जो बात करेगा तो ओ भाई याद रखना, जिस्म का एक उज़्व खराब हो तो सारा जिस्म मर जाता है। बेशक। लिवर गया, बंद आ गया कब्र में,
एक पुर्जा खराब, सारा जिस्म बर्बाद। तो यहां तो हर उज्व आपका खराब हुआ है। तो जजेस तो ये सुर्खी बहुत कमाल है, जिसने भी की है शानदार आदमी होगा। डिसिप्लिन नाम की चीज कोई नहीं, फेथ नाम की चीज कोई नहीं, यूनिटी ना है, बाकी नखरे बड़े। कायदे आजम के मदार पे चादरें भी चढ़ रही हैं, और क्या फूलों के भी वो सलूट भी, फलाना भी, टमकाना भी, और वो पता नहीं यौम बलादत भी और यौम वफात भी, बाकी क्या कख भी नहीं। यही हाल हमारा हर जगह है। तो इसलिए ये जो बात आप कर रहे हैं ना सुर्खी की, ये सुर्खियां तो यही सुर्खियां रह गई हैं हमारे मुकद्दर में। और अंदाजा लगाओ 3 बार का वजीर आजम, कैसी लॉटरी निकली, कैसा बटेरा आया पंजाब नाम का पैरों के नीचे। 3 साल 3 बार अब वहां बैठ के कह रहा है अदलिया कयूं अदलिया कबूं। ये अगले हमले की तैयारी है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन मौसम बदल गया है। ठीक, चलें। ठीक है साहब। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 15 करोड़ से ज्यादा आमदन वाले 50% सुपर टैक्स दें, महकमा आवाम के साथ एतमाद और मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करे। पहली बात तो जो है वो अपनी जगह पे, देखो बात सुनो, मेरी समझ में नहीं आता, उस स्टेट को कत्तन हक नहीं पहुंचता टैक्स लेने का। देखो बात सुनो, मेरी जरूरत है ₹1,00,000 एज एन ऑर्डिनरी शहरी, अगर है मेरी इनकम है 50,000, क्या वो बीच में जो डिफरेंस है स्टेट पूरा कर रही है? अगर तो कर रही है, कल जब मैं 50 लाख कमाने लगाऊं तो वो अपना हिस्सा ले। क्योंकि जब मैं जरूरतों से, अपनी बुनियादी जरूरतों से कम कमा रहा था, तब तो तुम हेल्प के लिए आए नहीं। अब मैं आगे, तुम कौन हो? लेकिन चलो खैरात दो, खैरात दे दो। ये जज साहब ने जो एक बात की है ये बहुत खूबसूरत है कि ये FBR महकमा आवाम के साथ एतमाद और मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करे, बहुत ज़रूरी है। यहां भी वारदात है। देखो ये एक तरफ तो ले लो ये तुम 50%, लेकिन जिनकी अरबों खरबों डॉलर्स की जायदादें बाहर हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर सारा नहीं 70%, 50%, 60% पता होगा, लिटाओ उनको लंबा, करो रिकवरी। जब को गैर मुल्की आके उनकी सिफारिश करे, कहना तुम दे दो, जिसका रिकॉर्ड पे है उसका 50%, अच्छा उसको भी छोड़ो। बात यह है कि एतमाद और मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करो। देखो बात सुनो, मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का। आप यकीन करो हर साल टैक्स रिटर्न देख, मेरा दिमाग, मैं करता कुर्ता नहीं, लेकिन मुझे फीड करना होता है ना, कोई इंफॉर्मेशन देनी होती, चेक बुकें देख रहा हूँ। हमारे इधर मॉइस्चर आ गया तो कराया, मैं कंपनी में परेशान के इतना लाखों रुपया दिया है, ये वेनबो क्या है? इट टुक मी मोर देन अ मंथ। यार मैं तो नाम भूल गया था। अच्छा, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। इस सारे प्रोसेस को सादा करो। एक जो जैसे कहते हैं ना परचून की दुकान या खोखे वाला, अच्छा, या जनरल स्टोर किसी का, वो भी दे देगा। उसको डराओ मत, उसके लिए सादगी, मोटी मोटी बात। वो तो अनपढ़ है बेचारा। यहां तो पढ़े लिखे बंदे को जब तक आपको कंसल्टेंट नहीं होता, या आपका कोई वो जो भी कहते हैं वो नहीं होता, आप नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता। मुझे अगर को कहे कि टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करो, मैं नहीं कर सकता। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का। वो एक मैट्रिक पास, एक 8वीं पास, एक 10वीं पास बंदा, वो तुम्हारा वो नखरे नहीं मुकते। चलो थोड़ा बहुत झूठ उसको बजाय इसके कि वो दे ही ना, इससे कहीं बेहतर है कि वो अगर थोड़ा बहुत कोई टेम्परिंग करता है, तुम थोड़ी करते हो खुद, तो करने दो उसको नेट में लाओ प्यार मोहब्बत से। बहुत खूबसूरत बात की है, लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा करना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करो। हमारे यहां प्रोसीजर्स ही जीने नहीं देते। ये कातिलों का पॉलिसी साज जो लोग हैं वो कातिल हैं। दे डोंट ट्रस्ट देयर पीपल। देखो बेईमान आदमी पे भी अंधा एतबार करो ना, उसका भी दिल एक दफा हिल जाता है कि यार मैं इसके साथ करूं। ये हुकूमत गए रियासत होगी माँ के जैसी। इत्तेजाज साहब को मैंने उस जमाने में भी कहा था, मैंने कहा सुतेली माँ के जैसी, इसमें माँ के जैसी होने वाली बात ही कोई नहीं है। सो ठीक कहा जज साहब ने, प्यार मोहब्बत का रिश्ता, ट्रस्ट का रिश्ता, और अपने प्रोसीजर्स को, मामलात को कहो सीधे सीधे, यार ये 10 सवाल हैं बस, कितना कमा लेते हो साल में,
क्या क्या तुम्हारे अखराजात होते हैं, ये मोटी 5 7 10 बातें, तुम्हारे बिल कितने होते हैं, बच्चों की स्कूल फीस, कितने बच्चे, फलाना टमकाना, बीमारी पे क्या लगा, मोटे 10-20 सवाल बनाओ, उर्दू में बनाओ। एक जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई फलाना है, कोई धोबी है, अच्छा वो 4 पैसे कमा रहा है, या कोई दर्जी है, कोई नाई है, वो भी देखे, फॉर्म फिल करे सादगी से और तुम्हें दे दे। जो अवाम तक बेशक पहुंचे ना पहुंचे, बहरहाल बात अच्छी है जी। ठीक है साहब, 1 मिनट रह गया और आपने 2 खबरों पे मुख्तसर तज्जिया करना है। पहली खबर के मुताबिक हर पाकिस्तानी 2,16,709 रुपए का मकरूज हो गया। बहुत अच्छी बात है, अरबी का मुहावरा है, सुन लो। मकरूज ज़बा किए हुए जानवर की मानंद है। हम 22-23 करोड़ पाकिस्तानी फड़फड़ाते हुए ज़बाशुदा जानवर हैं। आगे चलो। अच्छा, दूसरी खबर है, कराची में पकड़ा गया डाकू बल्दियाती उम्मीदवार निकला। मुबैना डाकू नदीम ने 87 जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। सुबह